हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे, ज़िंदा दिल होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लास 12th का है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले जो कक्षा 11 में मैंने पढ़ाया था आपको रिलेशन एंड फंक्शन, उसका मैं एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन यहाँ पे करवाना चाहता हूँ और कुछ जो है छोटी छोटी बातों की भी चर्चा मैं आपसे यहाँ पे करूँगा, जिसका कि प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इस टॉपिक में करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप लोग इसको जो है धैर्य के साथ जो है पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर जो है आप जल्दबाजी में हों तो अभी वीडियो को मत देखिए, जब आप एकदम फ्री हो जाइएगा तब जो है इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है आधे अधूरे मन से देखेंगे तो फिर यह टॉपिक आपको समझ में आएगा नहीं। और यह जो आपका जो टॉपिक है यह मोस्ट टफेस्ट टॉपिक है क्लास 12th का, है ना। रिलेशन फंक्शन हो गया, प्रायिकता हो गया, क्रमचय संचय हो गया, ये टॉपिक जो है अपने आप में थोड़ा सा टफेस्ट होते हैं। तो हमको जो है बहुत तनाव नहीं लेना है, बहुत जो है क्या नाम है टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक, और अगर जो है क्या नाम है आप थोड़ा सा थक जाएं या जो है ऐसा लगे कि अब दिमाग से ऊपर सारी चीज़ें जा रही हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाय वाय पीजिए, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, उसके बाद आके फिर से अपना वीडियो क्या करिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक टर्म आपको जो है देखने को मिलेगा जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या लिखा मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन इसको बोलते हैं। ठीक, अब यह जो है कक्षा 11 में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन इस कार्तीय गुणन के बिहाफ पे ही जो है हम इस चैप्टर को रिलेशन एंड फंक्शन को समझेंगे। तो क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको आपको रिवीजन करा देता हूँ। कार्तीय गुणन को समझने के लिए हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ पर मान लीजिए, माना दो नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी का मतलब होता है कि खाली, और नॉन का मतलब क्या होता है कि जो खाली ना हो, यानी ऐसे समुच्चय जिसमें कुछ ना कुछ अवयव हों उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। तो माना दो नॉन एम्प्टी सेट ए व बी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कार्तीय गुणन होता क्या है। तो मान लीजिए कि ए में आपका अवयव है क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, और बी में हमने मान लिया कि हमारे पास अवयव हैं आपके क्या क्या, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम कार्तीय गुणन की बात करते हैं तो कार्तीय गुणन अगर ए और बी की बात करेंगे तो इसको जो है हम लोग दिखाते हैं ए क्रॉस बी के द्वारा। यह जो लिखा हुआ है यह क्या होता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। और कार्तीय गुणन में प्यारे बच्चों हम करते क्या हैं कि जो समुच्चय ए होता है उसके प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ पेयर बनाते हैं, और जो पेयर बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ आपको जोड़ा बनाना है। जोड़ा तो समझते ही हैं, ठीक है ना, तो युग्म बनाना है। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं, तो जो भी आपको इस युग्म में प्राप्त होगा वही आपका कार्तीय गुणन कहलाएगा। तो पहले एक को उठाते हैं और एक का इन सब के साथ पेयर बनाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। ये तो एक का काम हो गया। दो को उठाएंगे तो दो का सबके साथ बनाएंगे, तो 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, ये हो गया। फिर 3 को उठाएंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आगे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। फिर किसको उठाएंगे, 4 को उठाएंगे, तो 4,5, 4,6,
4,7 और 4,8। तो यह जो भी आपको प्राप्त हुआ यह क्या है, यह आपका कार्तीय गुणन है। और इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आपको युग्म दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इन सब को हम क्या बोलते हैं, अगर हम इन सब की बात करें तो ये जो सब आपके यहाँ पर लिखे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, इनको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है क्रमित युग्म। सब एक एक जो है टर्मिनोलॉजी को आपको समझना है, ठीक है ना, सारी बातों को आपको समझना है। ये अभी हमने जो है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो 11 में हमने पढ़ा है, मैं केवल उसका आपको एक रिवीजन करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि अगर किसी ने जो है किसी कारणवश 11 में नहीं पढ़ा होगा तो उसको भी सारी चीज़ें इस चैप्टर से संबंधित समझ में आए। बस केवल इसका इतना पर्पज़ है। और अगर आपको लगता है कि हाँ इसको हमको नोट करना चाहिए तो आप इसको नोट भी करते जाइए, और मैं सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर पूरा मैंने लिखा हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर, ये आपका कहलाता है क्रमित युग्म, ठीक है। तो क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है कि जो क्रम से हो, जो क्या हो, जो क्रम से हो। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये क्रम का मतलब क्या होता है। तो क्रम का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कि क्रमित युग्म में जो पहला अवयव हो, यह जो आपका क्रमित युग्म है, यह जो पहला अवयव है यह आपके सेट ए से बिलोंग करे। क्या मैंने बोला कि प्रथम अवयव कहाँ से बिलोंग करे, प्रथम अवयव सेट ए से हो, सेट ए से हो, तथा द्वितीय अवयव कहाँ से हो, सेट बी से हो, सेट बी से हो। तो इस प्रकार से अगर सेट ए से आपने एक अवयव लिया और सेट बी से आपने दूसरा अवयव लिया तो यह जो पेयर आपको प्राप्त होता है इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और यहाँ पर आपने जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा तो यहाँ पर जितने भी आपको जो है ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं आप किसी एक को उठा लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि जो पहला अवयव है वह सेट ए से बिलोंग करेगा और जो दूसरा अवयव है वह किससे बिलोंग करेगा, वह आपका सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की चीज़ें जो है स्पष्ट हुई होंगी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको जो है साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है मैं आपको कुछ और बातें बताऊँगा और यहाँ तक की चीज़ें जो है आपको स्पष्ट हो गई होंगी। देखिए इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान भी देना है, जैसे आपको यहाँ पे कुछ चिन्ह के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना है। चिन्ह, साइन क्या, कैसा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको जो है यहाँ पे कहा जाएगा ये उल्टा ए, इसको क्या बोलते हैं, यह आप जो है उल्टा ए लिखते हैं और इसको बोलते हैं फॉर एवरी। इसको पढ़ते क्या हैं, इसको पढ़ते हैं क्या, फॉर एवरी। फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो आपको मिलेगा वह मिलेगा ये वाला चिन्ह। तो इस चिन्ह से आप क्या नाम है, परिचित हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। अच्छा, तीसरी बात आपको ध्यान देनी है क्या, कि अगर आपको जो है इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी, यानी ब्रैकेट के अंदर अगर आपको अवयव मिलेंगे तो आपके दिमाग में यह बैठना चाहिए कि यह ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर को, सही है, ऑर्डर्ड पेयर को यह रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। चौथी चीज़ आपको इसमें ध्यान देनी है कि आपको केवल एक टर्म मिलेगा क्या, आर। तो इस आर का मतलब होगा रिलेशन। क्या होगा, रिलेशन यानी संबंध। जैसे अब इसको अगर आप समझिए तो मान लीजिए आपको दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी और आपको लिखा मिल गया ए आर बी। ये देखिए क्या लिखा मिल गया,
ARB, तो रिलेशन एंड फंक्शन के केस में इसको पढ़ते क्या हैं, इसको पढ़ते हैं A रिलेशन टू B। क्या पढ़ते हैं, A रिलेशन टू B, यानी A का B के साथ में संबंध। ये मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इसमें बार बार प्रयोगों में आएंगे, तो आपको जो है यह सारी चीज़ें जो है समझ में आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? अच्छा, उसी तरीके से अगर आपको जो है यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से F सेमीकोलन A से B तक, क्या लिखा, फंक्शन है कोई, और फंक्शन आपका किस तरीके से डिफाइन है, आपका फंक्शन डिफाइन है A से B में, यानी इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, F यानी फंक्शन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, यानी फलन कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। तो आपको इस तरीके की भी जो है सिंबल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिनका कि प्रयोग इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। ठीक समझ पा रहे हैं नहीं आप लोग? तो इसीलिए देखिए मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि जिससे आपको कोई भी असुविधा ना हो, किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो। अच्छा, आगे कुछ और छोटी बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपको जो है इस तरीके से कुछ दिया जाए, क्या, A कामा B सच दैट, ये देखिए A कामा B सच दैट B इक्वल टू A+2, B इक्वल टू A+2, और मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। सपोज इस तरीके की भाषा आपको जो है मिल गई। अभी मैं इस तरीके की बातें करूँगा तो आपको यह लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए। किताब में भी आपके इसी तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। ठीक, हम जब इसको देखते हैं तो हमारी खटिया वैसे ही खड़ी हो जाती है कि अरे सर अब तो जो है मेरे बस का नहीं है ना, अब तो बस प्राण निकल जाएंगे, है ना, इस टॉपिक को रहने ही दिया जाए। वास्तव में ये टॉपिक कठिन है, लेकिन जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो यार क्यों कठिन लगेगा आपको। ठीक, तो आपको इस तरीके की लैंग्वेज मिलेगी। अब इसको आप समझिए, यहाँ पे जो ये क्वांटिटी दी गई है, तो इस क्वांटिटी को मैंने कहा कि यह जो है ऑर्डर्ड पेयर है। यह क्या है, आपका ऑर्डर्ड पेयर है, यानी आपको कोई एक संबंध या कोई फलन जो है इस तरीके से परिभाषा दी गई होगी। ठीक है, यानी जब A का मान आप कुछ लेंगे, अभी जो मैंने आपको कार्टियन प्रोडक्ट में जो है A और B दो सेट लिए थे, तो वहाँ पे जब आप A का मान कुछ लेंगे तो A का मान मान लीजिए आपने 1 लिया, तो 1 में 2 को जोड़ेंगे तो B का मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी 1 जब आपने लिया, A का मान 1 लिया तो B कितना मिला, 3 मिला। और यहाँ पे आगे दिया गया है ये चिन्ह, यानी फॉर एवरी, यानी प्रत्येक। ये A, स्मॉल a और स्मॉल b का मतलब क्या है, स्मॉल a और स्मॉल b का मतलब केवल इतना है कि आपके जो समुच्चय A है उसके अवयवों को स्मॉल a से दिखाया जा रहा है। जितने भी अवयव हैं उसमें, जैसे 1 2 3 4 5 6 समुच्चय A में हैं, तो उसके सारे अवयवों को स्मॉल a से जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और सेट B में जो आपका अवयव है उसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, मान लो B सेट भी आपको दिया गया है, तो यानी अब जब आपने जो है इसके द्वारा जो आपको कार्तीय क्या नाम है क्रमित युग्म प्राप्त हुआ, ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हुआ, अब आपको देखना है कि क्या यह जो A है, क्या यह कैपिटल A से संबंधित है कि नहीं, जो आपको समुच्चय दिया गया है। ठीक है ना, क्या वह एक जो है आपका वह A में है कि नहीं। वही यहाँ पे कहा गया है कि जो A हो वह कैपिटल A से संबंधित हो, और जो स्मॉल b हो, यानी जो आपका समुच्चय B के अवयव हैं वह जो है आपके का समुच्चय B से संबंधित होने चाहिए। ये भाषा आपको जो है समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इस भाषा को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको कठिनाई होगी, क्योंकि मैं अभी इसी का प्रयोग भी करूँगा आपसे। ठीक, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर कौन सा, पॉइंट नंबर आपका ये 6 हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको जो है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी आधार पर ये तो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको जो है जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक, तो ये जितना कुछ भी लिखा है पहले आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको।
और यहाँ तक सारी चीज़ें अगर आपको स्पष्ट हो गई हैं, है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कुछ चिन्ह संबंधित। तो पहला मैंने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों, पहला मैंने आपको बताया कार्तीय गुणन के बारे में, और किसके बारे में बताया मैंने आपको, और आपको जो है ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया। एक जो है रिलेशन भी आप लोगों ने पढ़ा है 11 में, क्या, रिलेशन, और इसी में जो है हम रिलेशन की बात आपसे करेंगे अभी, है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, ये सारी चर्चाएं अभी होंगी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अभी हमने जो है क्या नाम है, मान लीजिए दो सेट आपके पास हैं, ए इक्वल टू सपोज 1 2 3 4, है ना, और बी इक्वल टू हमने लिया था क्या, 5 6 7 8, यही लिया था ना। ठीक, और इसका जब ए क्रॉस बी निकाला था तो ए क्रॉस बी फटाफट आप बता दो क्या निकाला था, 1,5 1,6, ठीक है ना, 1,7। इसी तरीके से डॉट डॉट यानी बीच में आएगा, 4 को ले लेते हैं तो 4,5 4,6 4,7 और 4,8, ये है ना। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, ठीक है ना। तो मैंने शुरू के लिख दिए और अंतिम के लिख दिए, ये भी मैंने जस्ट लिखा था, अब उसी को बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, टाइम लॉस होगा। तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों रिलेशन क्या होता है। तो अगर हम जो है ये दो सेट की बात करें तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई, बहुत ज़्यादा कठिन इंग्लिश का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसी अंग्रेजी है कि आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत परेशान मत होइएगा, मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने लिखा कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई क्या, ARB, ये देखिए मिल गया। तो अगर आपको ये मिल जाए कहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध केवल इतना जो है आपको बताया जा रहा है। ठीक, तो अब दिमाग में ये आता है कि चलिए ठीक है सर, आपने कार्तीय गुणन बता दिया, क्रमित युग्म बता दिया, अब आप संबंध को बताने चल रहे हैं, तो संबंध में ऐसा है क्या, हमको क्या समझना है इसमें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कार्तीय गुणन निकाल लिया और आपसे कहा जा रहा है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई ARB। तो जो आपका संबंध होता है प्यारे बच्चों, जो आपका संबंध होता है, संबंध यानी रिलेशन संबंध कार्तीय गुणन का, क्या लिखा मैंने, कार्तीय गुणन का क्या होता है, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उपसमुच्चय यानी सबसेट होता है। ये बहुत ही काम की बात मैंने आपको यहाँ पे लिखी। आपसे पूछा जाए कि यार ठीक है कार्तीय गुणन तुमने पढ़ लिया, अब आप हमको ये बताओ कि रिलेशन क्या होता है, तो आप उसको बताइए कि जो संबंध होता है वह हमारा कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। अब बहुत से लोग जो है उपसमुच्चय को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो उपसमुच्चय का मतलब ये है कि यदि ए समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में पाया जाएगा। अगर रिलेशन इस कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है तो यहाँ पर रिलेशन में आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा, जो भी आपको ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होंगे, वह सब इसमें पाए जाएंगे। बस केवल इतनी सी बात है, ठीक है। ये आपका होता है संबंध। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, क्या, एक रिलेशन की मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उसको मैंने R1 कहा, ठीक है। एक संबंध मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ठीक, आपको ये समझाने के लिए कि कैसे इस कार्तीय गुणन का जो है उपसमुच्चय होगा, इसको समझना है आपको और मुझे समझाना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। मान लो R1 आपको इस तरीके से परिभाषित किया गया है, क्या, कि A, B सच दैट A और B सम संख्या है। A और B क्या है, सम संख्या है, और
ए बिलोंग्स टू ए, ये आ गया, ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू बी। ये देखिए, आपको जो है एक ऐसे रिलेशन को बताना है ये, और रिलेशन में जो ए है आपका ये दिया गया है और बी आपको ये दिया गया है और उसका कार्तीय गुणन आपको ये दिया गया है। तो कह रहा है कि आपको एक ऐसे पेयर को निकालना है, एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को निकालना है जिसमें ए और बी दोनों क्या हैं, दोनों सम संख्याएं हैं। तो यानी 1,5 क्या सम है क्या? नहीं। 1,6 यहाँ पे ए आपका विषम है, बी आपका सम है, और यहाँ पे कहा है कि ए और बी दोनों सम होने चाहिए। तो क्या आप 1,6 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। इसी प्रकार से 1,7 को नहीं लेंगे। अब आता है 2, तो 2,5, तो क्या 2,5 आपका जो है सम है? 2 तो सम है लेकिन 5 नहीं है। 2,6 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 2,6 मिल जाएगा आपको। और क्या मिल जाएगा आपको? 2,8 मिलेगा। यही तो मिलेगा भाई, 2,8 मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब और क्या मिलेगा आपको? 2,6, 2,8 केवल इतना मिलेगा। उसके बाद अब आप देखिए 4 के साथ में 3 का भी पेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई 3 तो आपका क्या है, ऑलरेडी जो है विषम है, लेकिन यहाँ पर हमको ए और बी दोनों सम चाहिए। 4 को देखते हैं तो 4 का 5 के साथ नहीं होगा, 4 का 6 के साथ होगा, है ना। 4 का 7 के साथ होगा क्या? नहीं होगा। 4 का 8 के साथ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4,8। ये देखिए, अब यह जो आपको प्राप्त हुआ यहाँ पे जो आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ, अब देखिए यह ऑर्डर्ड पेयर है और यह ऑर्डर्ड पेयर आपका इस कार्तीय गुणन में पाया जा रहा है। इस कार्तीय गुणन में पाया जा रहा है, इसका मतलब कि यह रिलेशन इसका क्या है, उपसमुच्चय है। और यही तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो संबंध होता है वह कार्तीय गुणन का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। और यहाँ पर यह सारा जो है किस में पाया जा रहा है, ए क्रॉस बी में आपका पाया जा रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए यहाँ पर देता हूँ, आपको करना है, एक मैं रिलेशन आपको दे रहा हूँ ए कामा बी सच दैट ए और बी विषम है। ए और बी क्या हैं, विषम हैं, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू क्या, बी बिलोंग्स टू बी। ये तो आशा करता हूँ कि आप इसको कर पाएंगे। कहाँ से? इसी कार्तीय गुणन से आपको निकालना है उन अवयवों को जिनमें ए और बी दोनों क्या हों, दोनों ही आपके विषम होने चाहिए। तो बताइए क्या कर पाएंगे इसको? ठीक, तो मैं इसको जो है आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपको ये बात R1 का जो रिलेशन मैंने बताया अगर ये समझ में आ गया तो आप इसको स्वयं से कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए है, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। तो फटाफट प्यारे बच्चों इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तेज़ी के साथ आप लोग नोट करिए इसको, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेशन लेकिन इतना भी नहीं है ये। ठीक, और तो एक रिलेशन को एक बार और समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे संबंध मैंने लिखा कि कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ए और बी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा था, इसका कार्तीय गुणन आपको ये प्राप्त हुआ। फिर मैंने लिखा अपनी तरफ से क्या नाम है, लिया कि ए कामा बी, ए और बी सम संख्या है, जहाँ ए आपका ए से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए जो ए है 2, 4, ठीक है ना। तो ये 2, 4 कहाँ से हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। फिर 6 और 8 आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जब आप ए और बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का तो नहीं बनेगा, 2 का बनेगा। तो 2 का जो है आपका बनेगा क्या, 2 का 6 के साथ बनेगा, 2 का किसके साथ बनेगा, 8 के साथ बनेगा। ठीक, उसके बाद 4 का आपका बनेगा। तो ये आपको प्राप्त होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर चलिए ठीक है, ये तो आपने बता दिया रिलेशन के बारे में, लेकिन अब यहाँ बात ये आती है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं।
भाई अगर जो है क्या नाम है इसकी बात करें तो यहाँ पर तो हमको ये कार्तीय गुणन दे दिया गया है, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो केवल हमको एक संबंध जो है एग्जाम्पल लेके समझाया, लेकिन यहाँ पर रिलेशन बन कितने सकते हैं। वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हमसे पूछता है कि कुल संबंधों की संख्या, तो वहाँ पे हम लोग करते क्या थे, वहाँ पे हम लोग जो है कुल संबंध किस प्रकार से निकालते थे वो देखिए। कुल संबंध निकालने के लिए, कुल संबंध निकालने के लिए 11 में आपको पढ़ाया गया था कि मान लीजिए कि समुच्चय ए में जो अवयवों की संख्या है वह p है और समुच्चय बी में जो अवयवों की संख्या है वह q है। तो यहाँ से आपको कहा जाता था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो क्या होता था, वो होता था 2 की पावर p इंटू क्यू। यही तो पढ़ते थे भाई। अगर समुच्चय ए में कुछ अवयव हैं, मान लिया p है, समुच्चय बी में जो है कुछ अवयव हैं, मान लीजिए q है, तो कुल रिलेशन कितने बनेंगे, तो वह होता है 2 की पावर p इंटू क्यू होता है। अच्छा, तो इसका मतलब इतने रिलेशन बनेंगे। मैंने कहा हाँ इतने रिलेशन बनेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस केस में कितने बनेंगे, तो यार निकाल लो। यहाँ पे टोटल अवयव कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे कितना है, 4 है। तो यानी ए और बी के लिए कितना बनेगा, तो ए और बी के लिए आपका बनेगा, ए व बी के लिए कितना बनेगा, 2 की पावर 4 इंटू 4, यानी 2 की पावर कितना, 16। बाप रे, 2 की पावर 16 जो है रिलेशन इसमें प्राप्त होंगे। जी हाँ, इसमें जो है आपके 2 की पावर 16 रिलेशन प्राप्त होंगे। समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, हमारा जो यह टॉपिक है इसमें कुछ गिने चुने हमको रिलेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। वह जो है अभी आने वाला है आपका, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब ये भी मत करिए कि सर 2 की पावर 16 रिलेशन बनेंगे, आप हमको करके दिखाइए, तो ये थोड़ा सा असंभव वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। ये आउट ऑफ वे जाके बात करना कि अब सर इतना होगा लेकिन अब आप बताओ जो है ना। तो इसमें जो है हमको क्या नाम, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपसे पूछा जाता है, दे दिया जाएगा 2 समुच्चय में, तो पूछेगा कितने रिलेशन बनेंगे, तो निकालने का फार्मूला आपका ये है। बस इतना जानकारी रखिए आप, ठीक। तो यह आपका हो गया रिलेशन के बारे में। तो नोट कर लीजिए, जो भी आपको लगे पॉइंट उसको आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए मिटाएं इसको। तो ये हमने 3 चीज़ों की बात किया। किसकी किसकी बात किया, ऑर्डर्ड पेयर की बात किया आपसे, और किसकी बात किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात किया, और किसकी बात किया, रिलेशन की बात किया। अब एक जो है फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन, फलन की बात कर लेते हैं। फलन क्या होता है, तो फलन की अगर बात करें तो फलन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एफ सेमीकोलन ए टू बी, बताया मैंने आपको। यानी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प्यारे बच्चों फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। इंग्लिश में जो है उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बहुत आसान लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। अभी चूंकि आपको समझना है इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। अब देखिए, अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में जो है क्या नाम है, आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि आपका यह भी एक रिलेशन का प्रकार ही होता है। यह भी आपका क्या होता है, यह भी एक रिलेशन ही होता है। फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन में आपको पढ़ाया जाता है कि किन्हीं 2 ऑर्डर्ड पेयर के पहले अवयव जो है समान नहीं होते। यानी अगर किन्हीं 2 ऑर्डर्ड पेयर को आपने लिया तो उनका जो पहला अवयव है वह समान नहीं होना चाहिए। क्या मैंने बोला कि फलन किसे कहते हैं, कि किन्हीं भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए, ये आपको पता है, ठीक है।
अगर किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर के पहले अवयव समान हो गए, इसका मतलब वह आपका फंक्शन नहीं है। वह आपका रिलेशन तो हो सकता है लेकिन वह आपका फंक्शन नहीं है। कैसे? मान लीजिए आपने जो है निकाला 2,4 और 2,5, ये आपने निकाला, तो यह आपका रिलेशन है लेकिन यह फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका प्रथम अवयव और इसका प्रथम अवयव दोनों क्या हैं? सेम है। और मैंने आपको बताया कि फंक्शन उसे कहते हैं जिनके दो ऑर्डर्ड पेयर के पहले अवयव समान नहीं होते हैं। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब सेट बी में अगर प्राप्त हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग जो है फंक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे फंक्शन के बारे में बता दिया, ठीक। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर जो है फंक्शन और रिलेशन, तो क्या सभी रिलेशन फंक्शन होते हैं? नहीं, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन सभी फंक्शन जो है आपके रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। सभी रिलेशन आपके फंक्शन नहीं होते हैं लेकिन सभी फंक्शन आपके रिलेशन हो सकते हैं, ठीक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यह जो है आपका क्या है? यह आपका फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन आपका यह कहा जाएगा, ठीक है। तो यह आपका हो गया। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे हम बात करें आपसे, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए a बराबर 1 2 3 4, सपोज ये दिया गया है। b बराबर आपको दिया गया है क्या? 5 6 7 8, ठीक। ये आपको दिया गया है और यहाँ पर जो है आपको एक फंक्शन के बारे में बताया गया है क्या? कि a कामा b एक ऑर्डर पेयर का आपका फंक्शन बनेगा जहाँ पे b इक्वल टू a प्लस 5 हो, b इक्वल टू a प्लस 5 हो। और यहाँ पर देखिए फॉर एवरी, ये क्या है? प्रत्येक, किसके लिए? a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। ये अब आपको यह a और b दिया गया है और इसको डिफाइन करके आपको वैल्यू को निकालना है। तो यानी यहाँ पर जब आप पेयर बनाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? देखिए जब आप a जो है 1 रखेंगे, a कितना रखेंगे? 1, तो b कितना प्राप्त होगा? 5 1 6 प्राप्त होगा, सही है। जब आप a का मान 2 रखेंगे तो b कितना प्राप्त होगा? 5 2 7। जब a का मान 3 रखेंगे तो b कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा, 3 का मान 8। लेकिन अब ध्यान रखना, जैसे ही आप a का मान 4 रखोगे b का मान आपका कितना प्राप्त होगा? 9। और यहाँ पे क्या रखोगे आप? 4 रखोगे तो b का मान आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो b होना चाहिए वह b से बिलोंग होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे जो 9 आया है वह क्या 9 इस b में पाया जा रहा है? क्या नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या आप इस क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे? इस क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो एकदम बुद्धि विवेक को खोल के तब जो है इस तरीके के क्वेश्चन को जो है आप लोग हल कीजिएगा। सब कुछ देखना है ना। केवल ऐसा नहीं कि केवल बस अब यहाँ पे तुमको मिल गया तो चलो ठीक है, अब फटाफट जो है वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ पे a का मान रखे 4, b बराबर 9, है ना। 4 का मान 9 लिख के फुर्सत हो गए और यही भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको आगे यह भी कंडीशन क्या करानी है? इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कराना है। यह रिलेशन फंक्शन ऐसा टॉपिक है कि अगर इसमें आपने कॉन्सेंट्रेशन अपना खोया तो यह चैप्टर आप खो देंगे। बस इतना आप समझिए, बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेशन और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको इसमें पड़ेगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे बताने का काम करूँ, ठीक। तो इसका मतलब अब आप इसको नहीं लेंगे, तो इसको नहीं लेंगे तो इसको हम हटा दिए। इसको हमने क्या किया? इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पर देखो कि क्या यह जो ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हुआ, क्या किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला अवयव समान है? क्या देख लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है। यानी किसी भी दो
ऑर्डर्ड पेयर का पहला अवयव समान नहीं है तो क्या यह फंक्शन की कैटेगरी में आएगा? जी हाँ, यह फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक, लेकिन अब जो है देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपके फंक्शन होते हैं वह रिलेशन, तो यह रिलेशन आपका हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई रिलेशन में मान लो यह कंडीशन आपको दे दी जाए तो यह आपका रिलेशन हो सकता है। लेकिन अब बात आती है कि क्या सभी रिलेशन आपके फंक्शन हो सकते हैं क्या? आप सोचिए, मैं आपको इधर दिखाता हूँ फटाफट। अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक रिलेशन लिया था, क्या रिलेशन लिया था कि A, B, जहाँ पे A व B दोनों क्या हैं? सम है, ये मैंने लिया था। और यहाँ पे आपने निकाला क्या था? यहाँ पे आपने निकाला था 2, 6 निकाला था, 2, 8 निकाला था, और क्या निकाला था? 4, 6 निकाला था, और 4, 8 निकाला था। यही तो निकाला था। फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस समझ लीजिए, आपका संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 2, 6, 2, 8, 4, 6, 4, 8, यह रिलेशन मैंने आपको अभी जस्ट तुरंत जो है बताया है। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, जो रिलेशन मैंने बताया था कि A और B दोनों क्या हैं? सम हैं। यहाँ पर देखिए 2 ऑर्डर्ड पेयर के पहले अवयव आपके समान हैं, यानी यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है, तो क्या यह रिलेशन आपका फंक्शन होगा क्या? कभी फंक्शन यह आपका नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो यह रिलेशन और फंक्शन के बीच का क्या है? डिफरेंस होता है। ठीक, फंक्शन आपसे पूछा जाएगा तो समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब जो है अगर समुच्चय B में प्राप्त हो रहा है तो वह आपका फंक्शन होगा। या किन्हीं 2 ऑर्डर्ड पेयर का जो है पहला अवयव अगर आपका समान नहीं है तो वह आपका फंक्शन होगा। लेकिन रिलेशन के कंडीशन में ऐसा नहीं है। ठीक, तो यह आपका बहुत ही बेसिक डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन के बीच का, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। इस वीडियो को आपको जितनी बार ना समझ में आए उतनी बार आप रिवाइंड करके पीछे ले जाके देखिए और समझने का प्रयास करिए और खुद से चिंतन मनन करिए, तब यह टॉपिक आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना? बहुत टेक्निकलिटी है इसमें, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उसको आपको पकड़ के चलना है। ठीक है ना? चलिए, तो ये रिलेशन और फंक्शन में आपने डिफरेंस समझा। अब यहीं पे जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इमेज और प्री इमेज के बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिए, इमेज और प्री इमेज के बारे में। तो मैं इमेज वगैरह के बारे में ही बता देता हूँ। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो 6 है वह 1 का क्या है? प्रतिबिंब है। यहाँ पे 6 क्या है? 6 1 का प्रतिबिंब है, इमेज है, प्रतिबिंब है यानी इमेज। ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। प्री इमेज क्या है? प्री इमेज है आपका जो 1 है वह 6 का प्री इमेज है, यानी 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6 एंड 6 क्या है? 6 आपका है इमेज ऑफ 1, तो 1 का इमेज है 6 और 6 का प्रतिबिंब यानी पूर्व प्रतिबिंब क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 6 1 का प्रतिबिंब है और 1 क्या है? 1 आपका है प्री इमेज, एक प्री इमेज है किसका? 6 का, है ना? यहाँ पे 7 क्या है? 2 का इमेज है, 2 का इमेज क्या है? 7 है, तो भाई ये 2 क्या है? 7 का प्री इमेज है। ठीक, फिर से 8 क्या है? 3 का इमेज है। मैं पूछूँ 3 क्या है तो आप कहेंगे सर 8 का प्री इमेज, इमेज और प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। यहाँ तक स्पष्ट हुई बातें? अच्छा, इसी में कुछ और भी चीज़ें आपको देखना है। वह चीज़ें क्या हैं? वह है आपका डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। तो चलिए भाई डोमेन देख लेते हैं क्या होता है ना? तो किसी फंक्शन के जो आपके यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले अवयव होते हैं वह क्या होते हैं? डोमेन होते हैं, यानी 1 2 3 ये सब क्या है? डोमेन है। इनको आप लोगों ने पढ़ा है, बस थोड़ा सा देख लीजिए, है ना? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, है ना? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है ना? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, यानी अगर इसमें पूछा जाए कि भाई सेकंड एलिमेंट क्या है तो 6 है, 7 है और 8 है, ये। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ और होता है क्या? कोडोमेन। कोडोमेन, तो अब बात आती है कि सर कोडोमेन क्या होता है?
तो कोडोमेन यानी जो बी के अवयव होते हैं, बी के सभी अवयव क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं, है ना। अब आपको यहाँ नहीं देखना है, कोडोमेन जैसे ही आएगा आप कहेंगे कि भाई बी के जितने अवयव हैं सबको लिख दीजिए कोडोमेन, यानी 5 6 7 8, 5 6 7 8 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, है ना। उसके बाद आपका फंक्शन, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दी। अब जो है चैप्टर स्टार्ट करने में हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट प्यारे बच्चों इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको साफ करते हैं, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब हम जो 11 का आपका है सिलेबस उसमें एंटर कर रहे हैं 12 का। ठीक, चलिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं, उन सभी संबंधों की बात करेंगे। और सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि संबंध क्या होता है, संबंध आपका कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। इस बात को आपको जो है दिमाग में रखना है अपने। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए हम यहाँ पर आपको सबसे पहले बताएंगे क्या, कि माना आर एक संबंध है, माना आर एक क्या है आपका, आर एक संबंध है, आर एक संबंध है किसमें, समुच्चय ए में, समुच्चय ए में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी इसके पहले आपने एग्जाम्पल लिया तो उसमें ए और बी दो समुच्चय ले रहे हैं और यहाँ पे आप जो है केवल एक समुच्चय ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो इसी बात को तो आपको पकड़ के चलना है ना। यही तो इसमें जो है टेक्निकल है। अरे भाई, जब अगर बी नहीं दिया है तो अगर हमको ए का बी के साथ निकालना था तो हम ए क्रॉस बी करते थे। अब यहाँ पे केवल ए है, तो अगर हमको कार्तीय गुणन निकालना है, इसका मतलब ए का ए के साथ में ही क्या लेना है, कार्तीय गुणन लेना है। तो यहाँ पे क्या, कि माना आर एक संबंध है समुच्चय ए में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या, कि R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये देखिए क्या लिखा मैंने, R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और अगर यहाँ पे लिखता कि माना R एक संबंध है समुच्चय ए और बी में, तो इसका मतलब R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इतनी बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो समझिए कि हम लोग जो है रिलेशन को बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में जो है चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो यह सबसे पहली बात आपको यहाँ पे यह समझना है कि माना आर एक संबंध है समुच्चय ए में, इसका मतलब हुआ कि आर जो है सबसेट है, यानी संबंध क्या होता है, जो कार्तीय गुणन होता है उसका जो है सबसेट होता है। ठीक, तो यहाँ पे समुच्चय ए ही है। अब बी कहाँ से लाएं, तो बी लाने की ज़रूरत नहीं है। वह कह रहा है कि भाई मैं अकेला हूँ तो मुझे जो है मेरे साथ ही गुणा करके कार्तीय गुणन निकाल लो। ठीक है, तो इसका यह मतलब हुआ, इसको समझिएगा। ये सब बहुत ही ट्रिकी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कॉपी में नोट करते जाइए कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और इसको बार बार आप क्या करिए, रिवाइज करिए, याद करिए, आप देखेंगे कि आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, आपको यह भाषा ही नहीं समझ में आ रही है। यही तो इस चैप्टर की खूबी है कि सर हमको सब कुछ आता है, मैं सवाल वाल सब लगा लेता हूँ, लेकिन मुझे भाषा नहीं समझ में आती है। ठीक, तो यही इस चैप्टर की खूबी है। और जब आप इन सब भाषाओं को समझने में एकदम सहज हो जाएंगे, एकदम जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो यह टॉपिक जो है एकदम बच्चों का खेल लगेगा, फिर उसमें कुछ बचेगा नहीं कि अब जो है क्या करें। और जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस दिन आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो ही नहीं करेगी। आप आसानी से क्वेश्चन देखोगे, यार इसका तो ये है, हटाओ आगे बढ़ते हैं, इसका ये है। ठीक, इस तरीके से चीज़ों को आपको डेवलप करना है और यह बार बार प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। ठीक, तो पहली बात आपको यह इसमें समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
यह अगर आप समझ गए तो अब इसमें जो है हम एक चीज़ ये करते हैं कि एक जो है समुच्चय लेते हैं। क्या लेते हैं? एक समुच्चय लेते हैं और उस समुच्चय को यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, उसका कार्तीय गुणन, और उसके बाद उसी एक एग्जाम्पल पे जितने भी आपके रिलेशन हैं, जितने भी आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन हैं, उसी एक एग्जाम्पल पे हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अब मैं बार बार जो है कार्तीय गुणन लिखूंगा, भाई 4 पद होते हैं, यानी 4 आपके अवयव हैं सेट ए में, और वही आपके दूसरे सेट बी में भी हैं, तो थोड़ा सा उसको बार बार लिखने में हमको दिक्कत होगी। ठीक, तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ और उसी पे जो है मैं आपको सारे जितने संबंध हैं आपके इस टॉपिक में, उन सारे संबंधों को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यह भाषा समझ में आई, इसका क्या मतलब है? अब यह भाषा समझ में आ गई तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऊपर ही लिख देता हूँ। ठीक, और उसी पर हमारी बात होगी। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन आप हेडिंग वोडिंग बना के इसको नोट कर लीजिए। अब उसके नीचे मैं सोच रहा हूँ इसको भी मिटा ही देता हूँ। ठीक है, स्पेस लिया हुआ है, पता तो चल ही गया है आपको कि रिलेशन एंड फंक्शन है आपका। ठीक, तो बेमतलब स्पेस वो कवर करेगा तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या, सेट ए बराबर 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको ए क्रॉस ए निकालना है, यानी जो बी है आपका वही ए है, यानी ए के को आप और लिख लीजिए, क्या, इसी को 1 2 3 4, और अपनी समझ के लिए आगे लिख दीजिए इसमें क्या, कि यह बी की तरह एक्ट करेगा, बी की तरह ट्रीट करेगा, है ना, ट्रीट करेगा। यह अपनी समझ के लिए लिख दीजिए, क्योंकि आप जो है परिचित किससे हैं, आप परिचित हैं ए क्रॉस बी से। ठीक, तो आप जो है, मैंने चूँकि इस ए को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपकी कहाँ तकलीफ़ हो सकती है मुझे बखूबी पता है। ठीक है, आप कहाँ कहाँ गड़बड़ कर सकते हो, आपका दिमाग कहाँ कहाँ नहीं चल सकता, आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, वो मैं सारी चीज़ों को फील करता हूँ, उसी हिसाब से मैं क्लास में पढ़ाता भी हूँ। ठीक है ना, क्योंकि भाई आपकी दिक्कतें क्या हैं, आपकी दिक्कतें यही है कि सर अभी तो जो है आपने सारी कहानी ए इंटू बी में बताया, अब आप ए इंटू ए कर रहे हो, तो क्या मतलब है? तो मैंने ए इंटू ए का मतलब कि इसी को मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, तभी तो आप जो है ऑर्डर पेयर बनाओगे, और इसके आगे मैंने लिख दिया कि यह बी की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें जो है हम लिख देते हैं क्या, कि जब अगर आप इसका कार्तीय गुणन लिखेंगे ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी के प्रत्येक अवयव के साथ पेयर बना दीजिए, वही आपका कार्तीय गुणन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए बना लेते हैं। तो 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है, 3 1 3 2, ठीक है, 3 3 3 4, उसके बाद 4 1 4 2, यहाँ लिख देते हैं या आगे लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, 4 3 एंड 4 4, ये ठीक। उधर आपको जो है क्या नाम है दिखाई पड़ रहा होगा, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो उसको मैं मिटा के नीचे लिख देता हूँ, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। ये मान लीजिए आपको इधर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, ये तो 4 1 के बाद मैं यही लिख दे रहा हूँ क्या, 4 2, ठीक है, 4 3 एंड 4 4, ये अब यह जो मैंने लिख दिया है यह जो है आपका लिखा रहेगा, ठीक है। इसमें जो है हम कहीं कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यह मानेंगे कि यह एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, और इसी एक एग्जाम्पल से हम सारे रिलेशन को समझेंगे कि क्या मतलब होता है, क्योंकि बार बार इसको लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो चलिए, जो हमारा पहला प्रकार है वह आपका क्या है, वह आपका है टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो सबसे पहला आएगा वह आपका है नल, या इसी को बोलते हैं वाइड, या इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट, सही है, नल वाइड या एम्प्टी सेट, और हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ये देखिए, ठीक है।
तो रिक्त का मतलब ये हुआ कि ऐसा संबंध जिसमें जो है कुछ भी आपको प्राप्त ना हो, यही तो आप समझेंगे भाई। समुच्चय ए के वे अवयव जो कि आपके जो है रिलेशन में हो ही ना, तो वही तो रिक्त का मतलब यही होता है। तो अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो मान लीजिए इसके लिए मैंने एक रिलेशन यहाँ पर फ्रेम किया, क्या कि भाई एक रिलेशन है आपका ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 5 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड, अब यहाँ पर ध्यान देना, बी बिलोंग्स टू क्या, बी बिलोंग्स टू बी होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपने ए ही लिया है तो आप बी बिलोंग्स टू बी आप क्या करेंगे, ए करेंगे। ठीक, या तो चाहे तो बी बिलोंग्स टू बी आप अपनी समझ के लिए कर लीजिए, सही है ये। अब देखिए क्या इस रिलेशन के द्वारा आपको कोई एक ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होगा? भाई जब आप ए का मान 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, ए का मान 1 रखेंगे तो बी कितना प्राप्त होगा, बी आपको प्राप्त होगा 6। क्या 6 जो है इसमें कहीं पाया जा रहा है? यहाँ तो 4 तक की ही कहानी है ना भाई, 6 तो आपको दिया नहीं गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,6 यहाँ आपका पाया ही नहीं जाएगा, यानी इस आर में आपको मिलेगा क्या, इस आर में जो है आपको क्या मिलेगा, इस आर में आपको मिलेगा क्या, 5 मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। तो यानी अगर आप इसको जो है गणित भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यही तो लिखेंगे भाई। जो रिक्त समुच्चय होता है वह प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, वह किसी में ना होते हुए भी पाया जाता है, यह आप लोग सेट थ्योरी में जानते हैं। तो यही तो आपका होगा, बोलिए, और यही भाषा आपको किताब में लिखी गई है, समझ पा रहे हैं। रिक्त का मतलब बस इतना समझिए कि कुछ भी ना मिले आपको, वह आपका रिक्त होगा, एज सिंपल एज दैट। नोट करिए इसको, ठीक ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं है, ए से संबंधित नहीं है, बस इतना मतलब है, बस हो गया, नल या वाइट, ठीक है। नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। अगला आपका है यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन। अगला क्या है आपका, यूनिवर्सल। तो हेडिंग डालिए, पॉइंट नंबर 2 आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। अब सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या हुआ, सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए के ही प्रत्येक अवयव के साथ संबंध हो, यही तो आपका होगा। यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी, इज रिलेटेड टू क्या, सेट बी। यानी ए के प्रत्येक अवयव का बी यानी यही ए आपका है ना, इसके साथ जो है आपका संबंध। यानी आप इसको लिखेंगे क्या, आप इसको लिखेंगे R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यही तो लिखेंगे भाई। ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ कि इसका जो है इसके साथ संबंध। तो यहाँ पर देखिए आपने कार्तीय गुणन में ये पूरा जो है ऑर्डर्ड पेयर बना दिया है, तो रिलेशन में तो सब आ जाएंगे ना, रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर आपने बनाया है वह सब आ जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी समुच्चय ए का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों का जो है संबंध क्या कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। बस हो गया, यही आपकी किताब में भी लिखा गया। अब लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपकी किताब में मेंशन किया गया है, उस एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए, है ना। दिया है रिलेशन इक्वल टू ए कामा बी सच दैट
मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वेयर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पर बोला गया है कि सार्वत्रिक समुच्चय जो है यह आपका दर्शाता है। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ में से जो आपका ये कार्तीय गुणन में जो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिला गया है, इसमें ए माइनस बी करेंगे और उसका मॉड लेंगे तो वह आपका हमेशा क्या होगा, वह हमेशा आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। और अगर यह कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब कि यह जो है आपका जो यह रिलेशन है, यह कैसा रिलेशन है, यह आपका सार्वत्रिक है। सार्वत्रिक का मतलब कि जो सब के लिए क्या हो, सही हो, बराबर हो, यानी पूरे ब्रह्मांड में वह चीज़ें अगर सही होती हैं तो उनको हम यूनिवर्सल की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है ना। जैसे वॉवेल 5 होते हैं, तो वॉवेल ऐसा नहीं है कि इंडिया में 5 होता है, अमेरिका में 6 होता है। वॉवेल अगर इंडिया में भी 5 है तो अमेरिका में भी 5 ही होता है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यूनिवर्सल का मतलब जो जिसके लिए सब सही हो। तो क्या इस कंडीशन के लिए आप इसमें से किसी एक ऑर्डर्ड पेयर को ले लीजिए, अगर यह कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो यानी कि यह जो रिलेशन है यह आपका एक सार्वत्रिक है, यानी R इक्वल टू A क्रॉस A होगा। A क्रॉस A का मतलब कार्तीय गुणन, R का मतलब संबंध। ठीक, तो यानी अब अगर आपको इच्छा है तो आप सोचेंगे सर अच्छा ये 2,3 के लिए करके दिखाइए, क्या 0 से बड़ा या बराबर आ रहा है। चलिए ले लेते हैं। तो 2 माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 2 में से 3 घटाओगे -1 आएगा। और मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड के अंदर कुछ भी हो बाहर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 1 क्या होगा, 1 आपका होगा 0 से बड़ा या बराबर, यानी 1 जो है हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा ही होता है। ठीक, तो यह कंडीशन आपकी क्या है, सेटिस्फाइड कर रही है। कोई ऑर्डर पेयर ले लीजिए, सबके लिए यह क्या है, सही दिया है। ठीक, यही आपकी किताब में मेंशन है और आशा करता हूँ कि अब इसके बाद आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये मैंने 2 आपको बताया, फटाफट नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो ये हमारा हो गया क्या, यूनिवर्सल सेट जो है। अब आगे बात करते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन की। ठीक है, आगे हम लोग किसकी बात करते हैं, आइडेंटिटी की रिलेशन की। बहुत परेशान नहीं होना है इस टॉपिक को लेके, इनको आप 1 बार 2 बार मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तीसरा है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्समक। हिंदी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन यह क्या होता है। अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं क्या, कि R इक्वल टू A कामा A है ना, सच दैट A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू A। ये देखिए, अब ये क्या मतलब हुआ, A कामा A, A कामा A का मतलब क्या हुआ कि जैसे 1 1 2 2, यानी किसी अवयव का स्वयं का प्रतिबिंब देना, स्वयं का प्रतिबिंब दे दे वो, है ना, प्रतिबिंब इमेज दे देना। जैसे फंक्शन में 1 का 2 इमेज हो रहा था या 3 का 7 आ रहा था, कुछ इस तरीके से आ रहा था, लेकिन इसमें आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आइडेंटिकल हो। आइडेंटिटी का मतलब क्या, आइडेंटिकल, यानी 1 कामा 1 2 कामा 2, इस तरीके से अगर आपको जो है रिलेशन में प्राप्त हो रहा है तो यह आपका क्या कहलाता है, यह आपका कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। यानी कि कोई अवयव है, अगर वह अवयव स्वयं अपना प्रतिबिंब दे रहा है, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरीके से अगर दे रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, 1 2 3 4, सही है। तो A कामा A का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर A कामा B नहीं दिया है, यहाँ पे दिया गया है A कामा A। अब देखो 1 1 क्या इस कार्तीय गुणन में पाया जा रहा है, ये है। 2 2 क्या इसमें पाया जा रहा है, पाया जा रहा है, ये देखिए 2 2। ठीक है ना, ये किसी प्रतिबंध के अनुसार यह आपको प्राप्त हुआ होगा, हम ऐसा मान रहे हैं।
1122। आपको समझना है कि आइडेंटिटी होता क्या है और रिलेशन कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। तो यह जो आपकी क्वांटिटी है यह इस कार्तीय गुणन में पाया जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब आप इतना समझेंगे। अब ये आपका हो गया आइडेंटिटी, ठीक है। इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम जो सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आपकी उससे जो है उसकी चर्चा यहाँ पर करने चल रहे हैं, ठीक है ना। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सबसे आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर बगल में आइडेंटिटी रिलेशन भी लिख दिया है। कुछ इसमें डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को आपको समझना है, ठीक। देखिए जो आपका रिफ्लेक्सिव होता है वह क्या होता है, एक रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है किस प्रकार से कि ए कामा ए, यहाँ पर ए कामा बी नहीं है, ए कामा ए यानी उस अवयव का स्वयं के साथ पेयर बनाना, ये आपका ए कामा ए है। बहुत ही ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ों को ध्यान समझने का प्रयास करिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि ए का ए के साथ में ऑर्डर्ड पेयर बनाना, है ना। यहाँ पे बी नहीं है, ए है। और किस प्रकार से है, फॉर एवरी, प्रत्येक क्या जो ए हो आपका वह ए से बिलोंग करे। किससे बिलोंग करे, ए से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ए बराबर आपका 1 2 3 4 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अगर 1 है तो 1 का 1 के साथ में ऑर्डर्ड पेयर बनाना, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में, सही है। तो यह आपको समझना है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ भी लिखा है आइडेंटिटी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा है ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आइडेंटिटी और ये रिफ्लेक्सिव में जो आपने लिखा है ये दोनों बातों तो सेम दिख रही हैं। नहीं, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, और यहाँ पे कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि सभी के लिए। हो सकता है केवल 1 और 2 का जो है इसने इमेज बना दिया हो, बाकी 3 4 को छोड़ दिया हो इसमें, लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव होगा। तो अगर आपको मान लीजिए अवयव 10 11 12 दे दिया गया है समुच्चय में, तो 10 का 10 के साथ में, 11 का 11 के साथ में, 12 का 12 के साथ में, 13 का 13 के साथ में, अगर इन सब का जो है पेयर बनेगा तभी वह आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक। तो आइडेंटिटी को भी मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया क्योंकि यह आपका इससे जो है मैच करता है, लेकिन यहाँ पर फॉर एवरी है और यहाँ पे फॉर एवरी नहीं है। यानी यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो समुच्चय दिया गया है उसके सभी अवयव का ही जो है आप ऑर्डर्ड पेयर जो है उसके साथ बनाएं, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा तो उसका सबके साथ में आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा। और अगर ऐसा रिलेशन आपको प्राप्त होगा तभी आप उसको रिफ्लेक्सिव के कैटेगरी में डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे मैंने लिखा है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चूँकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है अभी, अगर क्या नाम है मैं इसको लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको जो है लिख दे रहा हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे है अर्थात यदि ए बराबर 1 2 3 4 है, ए बराबर 1 2 3 4 है तो सभी ए की स्वयं की इमेज होनी चाहिए। अगर सभी ए के अवयवों की स्वयं की इमेज है तो वह रिफ्लेक्सिव में आएगा। पहला जो आपका अध्याय है इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित है, इसको समझ लीजिए कायदे से, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। ये किसी संबंध से आपको इतने ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हुए हैं। अब 1 1 2 2 3 3 4 4 ये इस क्वेश्चन के लिए आप मान के चलेंगे। मैंने बताया था कि यह एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा, इसके लिए मैं सबके प्रयोग जो है इसी में करूँगा। अब बताइए क्या यहाँ पे सभी अवयव के इमेज बन रहे हैं क्या? यहाँ पे 1 से लेके 4 तक है, 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में। तो क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? जी हाँ, यह आपका रिफ्लेक्सिव होगा। मैं आपसे पूछूं क्या यह आइडेंटिटी होगा, तो आप कहोगे जी हाँ यह आइडेंटिटी भी होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि सभी का जो है आइडेंटिटी बना दिया गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल आपका रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 1 1 2 2 3 3। अब क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? तो अब आप तुरंत परिभाषा पे जाइए,
सर आपने परिभाषा तो यहाँ लिखवाया है कि सभी अवयवों का जो है पेयर बनना चाहिए, डबलेट होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 का तो है लेकिन 4 का नहीं है। इसका मतलब क्या यह रिफ्लेक्सिव में जाएगा? यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या यह आइडेंटिटी होगा, तो आप मुस्कुराते हुए कहोगे कि जी सर इसको तो आप आइडेंटिटी में डाल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब आगे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब बच्चे फंसते कहाँ हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मान लो एक एग्जाम्पल में आपको इस तरीके की क्वांटिटी मिल गई, क्या 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, लेकिन आगे जो है 1,2 भी मिल गया, तो अब क्या करेंगे सर? अब आप बताइए जो है, ठीक है ना, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने यह एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मुझे पता है कि आप जो है क्या नाम है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन चूंकि आपका जो खुराफाती दिमाग है वो इन सब चीज़ों में बड़ा उसको आनंद मिलता है कि सर ये तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन अभी इसको बताओ जो है अगर 1,2 आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो आपको इस तरीके से समझना है कि यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक के सभी का पेयर आपको दिख रहा है, तो अगर कहीं बाद में 1-2 ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसे मिल रहे हैं जो कि इनसे अलग हैं, ठीक है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर 1 से लेकर 4 तक के सभी के जो है इमेज हैं, उन्हीं के साथ इमेज है, तो आपको इसको दरकिनार करते हुए कहना है कि यह सब क्या होंगे, यह आपके रिफ्लेक्सिव होंगे। यह आपके क्या होंगे? यह आपके रिफ्लेक्सिव होंगे। ठीक है, 1,2 भी है, 1,3 या कुछ भी दिया गया है, लेकिन अगर 1 से लेकर 4 तक जितने इसमें अवयव हैं, अगर इन सब के ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल रहे हैं, 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 और 4 का भी इसी प्रकार से मिल रहा है, तो आप कहोगे कि यह जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। इससे जो है रिफ्लेक्सिव होने या ना होने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जो आपका बाद में दिया गया है। और अब रिफ्लेक्सिव मैंने बता दिया, आइडेंटिटी आपको खुद जो है समझना है कि क्या होगा इसमें, ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक कोई समस्या। ये चौथा वाला एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। अब देखिए कि यह जो जितने हैं क्या इस A×A में पाए जा रहे हैं क्या, क्योंकि भाई अगर ये रिलेशन है तो रिलेशन तो A×A का जो है क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, यानी यह जो है कहाँ पाया जाएगा, यह जो आपने A× लिखा है A, इसमें पाया जाएगा। तो आप देख लो सब इसमें जो है आपके पाए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव। अभी हम रिफ्लेक्सिव पे आएंगे तो आपको चीज़ों को समझना होगा कि क्या होता है, ठीक है ना। तो फटाफट इसको जो है नोट करिए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है आपका। तो प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर आपको दिया गया है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। रिफ्लेक्सिव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, अब देखते हैं सिमेट्रिक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनीशन दिया गया है कि यदि A1, A2 बिलोंग्स टू R, किसी संबंध में जो है बिलोंग कर रहे हों, तो यह जो चिन्ह होता है किसका होता है, दिस इम्प्लाइज, यानी यह प्रदर्शित करता है कि A2, A1, यानी हमने क्या किया, स्थान परिवर्तित कर दिया। यदि 1, 2 आपका किसी रिलेशन में है और 2, 1, भाई 1, 2 का उल्टा क्या होगा, 2, 1, तभी तो A1 के स्थान पर A2 आएगा और A2 के स्थान पर A1 जाएगा। तो यहाँ पर सिमेट्रिक में आपको इसको याद रखना है, ये परिभाषा है आपकी, ठीक, क्या कि यदि A1, A2 बिलोंग्स टू R हो और यह प्रदर्शित करता हो कि जो A2, A1 है वह भी आपका रिलेशन में हो, फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू कहाँ, A, ये जो आपको क्वेश्चन में A दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि किसी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, यदि उनके उल्टे का मतलब उल्टा पुल्टा समझते ही होगे भाई, उल्टा का मतलब क्या कि 1, यानी 1, 2 है तो 2, 1 भी हो, यही मतलब होता है उल्टा। ये बहुत मतलब एकदम शुद्ध है, आपको हिंदी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि उनके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर भी मौजूद है तो उसे सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। आप बस केवल इतना ध्यान रखिए, किताब में तो बहुत उलझा दिया है भाई, है ना, किताब तो मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा उलझाया हुआ है इसने। अब जब आप ये सब पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद जब किताब खोलेंगे और उसके सवालों पर जाएंगे तो लगेगा कि हाँ यार अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक, तो अब देखिए पहला यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एक रिलेशन के द्वारा जो है आपको ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हुए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। अब चलो देखो 1, 2, तो 1, 2 का उल्टा क्या होगा, A1, A2 तो है,
लेकिन A2 A1 भी तो आपको चेक करना है, यानी 1,2 है तो 2,1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या कहीं 2,1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 1,2 का उल्टा 2,1 नहीं है। तो क्या यह सिमेट्रिक होगा? तो यह सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ पाए? अब जब एग्जाम्पल लगाओगे तब आपको चाहिए, जो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखवाया है ये और क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं थ्योरी बता रहा हूँ और एग्जाम्पल भी नीचे करवा दे रहा हूँ। समझ में आया? अच्छा, बढ़ते हैं आगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 है क्या? ये है। फिर अब यहाँ पे आते हैं, एक एक को देखना। अब ऐसा नहीं कि वो आ गया तो उसको नहीं चेक करेंगे, उसको भी चेक करेंगे। 2,1 है क्या? इसका 1,2 है क्या? ये है 1,2, इस तरीके से। ठीक, उसके बाद 1,1। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपको सेम प्रजाति के लोग मिल जाएं, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब 1,1 को हम एक जगह और लिखें। और आपको मैंने समुच्चय में पढ़ाया है कि किसी भी अवयव की अगर पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम एक बार लिखते हैं। समझ पा रहे हैं? अब 1,1 है तो ये मानेंगे कि अगर 1,1 का उल्टा बोलेगा तो 1,1 होगा। तो अब इसको छोड़ के कहीं आप इसमें 1,1 ढूंढने मत लगिएगा, आप इसी को जो है इसका उल्टा भी समझेंगे। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि यदि जो है क्या नाम है, सेम प्रजाति के या सेम अवयव मिल जाएं, है ना, ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल जाए और उसका उल्टा आपको ढूंढना है तो वह स्वयं होगा, है ना। इसका जो है उल्टा ऑर्डर्ड पेयर यह खुद होगा। ठीक, तो यह इसका हो जाएगा। सेम 2,2 तो इसका उल्टा 2,2 ही होगा तो यह खुद हो जाएगा। 3,3 तो यह इसका भी हो जाएगा। तो क्या यह सिमेट्रिक कंडीशन में आएगा? बिल्कुल आएगा, यह आपका सिमेट्रिक होगा। आया? चलिए, तीसरा है 1,2 2,1 है, 2,1 1,2 है, 2,3 तो इसका उल्टा क्या? 3,2। देखो क्या 3,2 कहीं है क्या? नहीं है। तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो यह सिमेट्रिक नहीं होगा। आ रही स्पष्ट? आगे देखिए 1,1 तो इसका उल्टा यह खुद होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा, तो यह सिमेट्रिक होगा। सही है। इसका देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, इसमें कोई सरदर्द है नहीं, ये तो पक्का है। 1,2 इसका उल्टा 2,1, 2,1 इसका उल्टा 1,2, 2,3 3,2 कहीं है? नहीं है, तो यह सिमेट्रिक नहीं होगा। हो गया? समझ में आया कि नहीं? अब अगर समझ में आ गया तो फटाफट बताओ रिफ्लेक्सिव कौन कौन होगा, है ना। ऐसे भाई अब एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव वाला लिए थे, लेकिन अगर इस एग्जाम्पल में पूछा जाए रिफ्लेक्सिव कौन कौन होगा, तो रिफ्लेक्सिव बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि A, A सच दैट फॉर एवरी A बिलोंग्स टू, कहाँ पे? आपका R से बिलोंग करे, ठीक है, A से बिलोंग करे। तो बताओ पहला वाला 1 1 न 2 2 है, न 3 3 है, न 4 4 है, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ देखो 1 1 2 2 3 3, इसमें 4 4 नहीं है, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आगे देखो 1 1 2 2 3 3, इसमें भी आपका जो है नहीं है, तो यह भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव होगा। आगे देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, और मैंने बोला था कि अगर आगे कुछ भी ऑर्डर पेयर दे रहा तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है, बस केवल देखना है कि यहाँ जो दिया गया है क्या सबके इमेज प्राप्त हो रहे हैं, वही अवयव के, तो यह भी है, तो यह भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अच्छा, एक नोट आप लिख लीजिएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट नोट है, ठीक है, क्या कि R इनवर्स बराबर R हो तो R क्या होता है? R आपका सिमेट्रिक होता है, R इज सिमेट्रिक। यदि, यहाँ लिख देना कि यदि R इनवर्स इक्वल टू R हो तो R क्या होता है? R आपका सिमेट्रिक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इतना हुआ कि R इनवर्स निकालेंगे कैसे, है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर R इनवर्स का मतलब उल्टा हुआ ना। तो अगर कोई R आपको दिया गया है तो 1,2 को क्या लिखूँ? 2,1, 2,3 को क्या लिखूँ? 3,2, और 1,1 को क्या लिखूँ? 1,1, ठीक है ना। तो अगर R इनवर्स आपका R हो जाए, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि R सिमेट्रिक होगा।
यहाँ पे जब आपका ये आर ही जो है सिमेट्रिक नहीं है तो इसका आर इन्वर्स सिमेट्रिक कहाँ होगा? तो आर इन्वर्स कैसे निकालते हैं? जो भी ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं उनके अवयवों को चेंज कर दीजिए, ठीक। तो चेंज कर देंगे तो आर इन्वर्स आपका आ जाएगा। ये मान लीजिए कहीं आपको दिख जाए तो तकलीफ मत आइएगा, आसान है ये, ठीक है। तो फटाफट नोट करिए, फिर बात करते हैं आपके अंतिम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ये लास्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। अब देखिए संक्रामक संबंध क्या होता है, इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यदि a, b बिलोंग्स टू r का मतलब रियल नंबर नहीं, रिलेशन, ध्यान रखिएगा, शुरू में ही लिखवा दिया था, और b, c बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर आप इन दोनों को टर्म को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसका दूसरा अवयव, और यहाँ पर जो आपका दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला अवयव, यह दोनों क्या है आपके? बराबर है। देखिए ध्यान समझिए इसको, डेफिनेशन को, कि यह b इस b के बराबर है, तो बचा क्या? a और c बचा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो a और c बचा, अगर वह भी उस रिलेशन में मिल रहा है तो उस संबंध को संक्रामक संबंध कहेंगे। एक बार फिर से समझिए क्या कह रहा हूँ, कि यदि a, b बिलोंग्स टू r हो और b, c बिलोंग्स टू r हो, यानी इसका दूसरा और इसका पहला ये दोनों अवयव बराबर हो, इसको भी आप ध्यान रखिएगा तभी आपको मिल पाएगा। तो जो a और c होगा अगर वह भी आपके रिलेशन में है, यानी ये दोनों तो बराबर हो गए, बचा क्या? ये a और इस c को आपको ढूंढना है, और अगर यह जो है आपके पाए जा रहे हैं उस संबंध में, तो इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे? संक्रामक बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ए बी सी, तो यानी अगर ए सी हो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ए सी का मतलब क्या होना चाहिए? ए सी का मतलब होना चाहिए 1, 3, यही तो। देखिए क्या 1, 3 कहीं है क्या? 1, 3 नहीं है। समझ पाए? इससे जो है आप समझिए इस चीज़ को, मैं क्या कहना आपको चाह रहा हूँ। अगर आप इस एग्जाम्पल को इसके साथ समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है ये, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है ना। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, ठीक, और चीज़ों को थोड़ा सा चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आपको सारी चीज़ें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना क्या है कि 1, 2 यानी ए बी और ये बी सी, 2, 3, यहाँ पर देखिए ये बी और ये बी क्या है? बराबर है। तो यानी ए सी भी अगर आपका उस रिलेशन में है तो यानी क्या 1, 3 ये जो रिलेशन है उसमें पाया जा रहा है क्या? नहीं पाया जा रहा है। तो आगे फिर आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या यह ट्रांजिटिव होगा? यह ट्रांजिटिव यानी संक्रामक नहीं होगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसको जो है आप फिर से जो है रिवाइंड करके समझने का प्रयास करिए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आगे देखते हैं। ए बी बी सी यानी ये दो बराबर हो गए, तो बचा क्या? 1, 1। अब देखिए क्या 1, 1 पाया जा रहा है क्या? ये पाया जा रहा है, ठीक। चलो ये तो हो गया। अब इसको चेक कर लिया, अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करिए। ए बी बी सी, यहाँ पर देखिए ये बी बी बराबर हो गया है ना। तो बचा क्या? 2, 1। तो 2, 1 देखिए है क्या? तो 2, 1 तो ये है ना भाई, खुद ही है। ये 2, 1 तो यहाँ पर है ना इसमें। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर इसका तो कंपेयर हम करा रहे हैं तो हम इसके अलावा कहीं देखेंगे, नहीं। जिससे आप कंपेयर करा रहे हैं, अगर ए सी में अगर वह स्वयं आ जा रहा है तो आप उसको कंसीडर करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कि पता चला अब आप इसको छोड़ के 2, 1 खोज रहे हैं कहीं, ठीक। अगर यहाँ पर ये स्वयं है तो आप आगे बढ़ेंगे, फिर चेक करेंगे। चलिए ये हो गया, 2, 1 का भी काम हो गया। चलिए अब यहाँ देखते हैं, ए बी बी सी देखना है आपको, है ना। ए बी और बी सी, तो यहाँ पर देखिए ये ए है, ये ए बी है और ये बी सी है। तो यहाँ देखिए ये बी और ये बी बराबर हो रहे हैं। बचा क्या? 1 और 3। तो 1 और 3 तो यह स्वयं है, ठीक है। और भी आप चेक कर सकते हैं, 1, 1 है, ए बी है और बी सी। ये देखिए भाई ए बी और बी सी, यहाँ पे 1, 1 बराबर हो गया। तो बचा क्या? 1, 2। तो 1, 2 तो यहाँ भी है, यहाँ चेक करिए, वहाँ चेक करिए, आ रहा है आपका। ये होगा 2, 2 को देखिए, ए बी
और बी सी, यानी बी यहाँ पर है तो और देखिए बी कहाँ है, ये है बी, है ना, यहाँ पर ये बी और ये बी बराबर हैं, तो बचा क्या 2,1, तो 2,1 तो आपका ये स्वयं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 3 है तो ए बी और बी सी कहीं नहीं है, ए बी है लेकिन ये बी सी नहीं है, ये आपका क्या है ए बी और बी सी, यानी बी पे 3 होना चाहिए, यहाँ पर बी पे 1 है और देखिए कहीं है नहीं है। अब यहाँ पे आपकी गाड़ी रुक गई। अब इस कॉन्सेप्ट समझिए क्या है यहाँ पे। सपोज आपको ए बी दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी आपको दिया गया है लेकिन बी सी आपको दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो अगर बी सी नहीं दिया गया है तो क्या ए सी आप निकाल पाएंगे, क्या नहीं निकाल पाएंगे। तो उस केस में आपको जो है ट्रांजिटिव ही रिलेशन मिलेगा। अगर आपको बी सी नहीं दिया गया है तो क्या अपने से पैदा करोगे क्या भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आपको ए बी दिया गया है, बी सी नहीं दिया गया है, तो आप इसको जो है ट्रांजिटिव ही मानोगे। ठीक है, जब ए बी बी सी दोनों दिया गया हो और ए सी आपको ना मिल पा रहा हो तभी आपको ट्रांजिटिव नहीं होगा कहेंगे। और अगर आपको ए बी दिया गया है, बी सी दिए नहीं गया, तो बी सी हम कहाँ से लाएं, है ना। तो अगर बी सी नहीं दिया गया है तो ए सी आएगा ही नहीं, और जब ए सी आएगा ही नहीं तो आप कैसे जो है यह डिसाइड करोगे कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे तो आप उसको हमेशा किस में रखोगे, ट्रांजिटिव में रखोगे। यहाँ पे आप नोट में लिख लो, इसको देखा, नोट लिख लो यहाँ पे फटाफट, क्या नोट, कि यदि ए बी हो और बी सी ना हो, बी सी ना हो तो ए सी आएगा ही नहीं, ए सी आएगा ही नहीं, फिर भी हम उसे कहाँ रखेंगे, उसे ट्रांजिटिव में ही रखेंगे, उसे ट्रांजिटिव में ही रखेंगे। इस चीज़ को कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत काम का है। यहाँ से ये पॉइंट निकल के आ गया भाई, बी सी दिया ही नहीं तो क्या सरदर्द है, ए सी नहीं निकालेंगे। ठीक भाई, जब ए सी नहीं निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप ट्रांजिटिव में ही रखिए। ठीक, यहाँ अब 1-3 को देखिए, ए बी बी सी है कि नहीं भाई, ए बी है आपका और बी सी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यह बी 3 है, यहाँ पर 3 है, तो बचा क्या 1,3, तो 1,3 तो आपका यह स्वयं है, तो क्या यह ट्रांजिटिव में जाएगा, ऑफ कोर्स यह आपका ट्रांजिटिव होगा। मुस्कुराते हुए कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको बहुत ही धैर्य के साथ इसको देखना है। चीज़ों को मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर सूचित करें, और इसके नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके आगे एक्सरसाइज में और जो बची हुई थोड़ी बहुत बातें हैं उनकी चर्चा आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।